हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम यहाँ पढ़ेंगे रिमझिम कक्षा 5 का छठा पाठ और पाठ का नाम है चिट्ठी का सफर। इस वीडियो में आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, पाठ को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही फिर पाठ का सारांश भी हम जानेंगे। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम यहाँ पाठ का मतलब समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पाठ में के नाम में 3 शब्द हैं। चिट्ठी का सफर। चिट्ठी का मतलब होता है पत्र, जो आप किसी अपने संबंधी को भेजते हैं, अपने किसी अधिकारी को भेजते हैं, अपने टीचर को भेजते हैं, अपने प्रिंसिपल को भेजते हैं। सफर, सफर का मतलब होता है आपका यात्रा, अर्थात कि आप जब किसी को चिट्ठी भेजते हैं तो वो आपके यहाँ से वहां तक कैसे पहुंच पाती है, इसी को हम इस पाठ में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना है कि जब कोई भी चिट्ठी या पत्र कहीं हम पहुंचाते हैं तो वो किन बातों पर निर्भर करता है वहां पहुंचने में। चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, यानी कि दोनों के बीच में कितनी दूरी है। दूसरा, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है। जल्दी के हिसाब से भी कई तरह की सेवाएं होती हैं। कोई जल्दी पहुंचते तो उसमें ज्यादा पैसा लगता है और आराम से नॉर्मली आप भेजते तो उसमें थोड़ा कम पैसा लगता है। तुमने पता ठीक से लिखा है या नहीं, और सबसे मेन चीज जो है कि वो आपने डाक टिकट लगाया है कि नहीं। तो इन चीजों पर निर्भर करता है कि आपका पत्र पहुंचेगा या नहीं और कब पहुंचेगा। दूसरी चीज, अब इसमें कुछ ये प्रश्न यहाँ है, आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इन सवालों के जवाब हम इस पाठ में जानेंगे। चलिए चलते हैं आगे। इन सवालों के जवाब के लिए दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। तो ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की वो ही है। तो यहाँ दिए गए हैं 2 पते के लिए जगह, एक ये और एक ये आपको लिखना है। पत्र से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक्सप्रेस डिलीवरी है, इसका मतलब कि पत्र पहुंचाने की जल्दी है। महात्मा गांधी, जहां हो वहां, मतलब ये महात्मा गांधी के लिए पत्र लिखा गया है और इसमें उनका कोई पता नहीं है, जहां हो वहां लिख दिया। अगला पत्र हम देखते हैं। श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, श्री उदय मार्ग, नई दिल्ली। और यहाँ ये पिन कोड लिखा है 110016। तो ये आपके पास 2 पत्र हैं। पहला पत्र महात्मा गांधी, जहां हो वहां, और दूसरा पत्र जिसमें पूरा आपको पता लिखा हुआ मिलेगा। तो आप सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और विचार कीजिए, इनमें से कौन सा पत्र अपनी सही जगह पहुंच पाएगा। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं?
भिन्न का मतलब अलग है, किस तरह से दोनों अलग है। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहां हो वहां, वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ दो पत्र आपको मिले हैं, दोबारा देख लीजिए एक बार। यहाँ लिखा है महात्मा गांधी, जहां हो वहां, वर्धा, और यहाँ पूरा अधिकारी का नाम, संस्थान का नाम और मार्ग और पिन कोड यहाँ पूरा लिखा है। ठीक है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर वहां गांव या शहर का नाम। तो ये नोट करने वाली बात है, महत्वपूर्ण बात है। पहली बात कि पता जब पत्र पर लिखा जाता है तो छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ हम चलते हैं। जैसे पहले मकान नंबर लिखेंगे, फिर मोहल्ला, फिर गांव या कस्बे का नाम, फिर शहर का नाम, फिर राज्य का नाम और देश का नाम, यदि देश से बाहर है तो, और फिर उसका पिन कोड। ये पत्र में पता लिखने का तरीका होता है। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। गंतव्य स्थान का मतलब होता है डेस्टिनेशन। ठीक, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इसी पाठ में हम आगे इसको जानेंगे। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का नहीं है, समय के साथ साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। तो ये डेट पैटर्न नोट कर लीजिए, 15 अगस्त 1972 को पिन कोड की शुरुआत की गई थी और इस योजना को नाम दिया गया था पोस्टल नंबर योजना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां तक बेटा हमने पाठ पढ़ा। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं हम इस पाठ में। क्या है? टिकट संग्रह का शौक काफी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीजें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो कि इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ लिखो। तो आपको ये पता करके लिखना है कि टिकट संग्रह का जो शौक होता है इसको क्या नाम दिया गया है। ठीक है, आगे पाठ की तरफ चलते हैं हम। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर PIN, तब पोस्टल से P लिया गया है, इंडेक्स से I और नंबर से N लिया गया है, का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है, तो ये 6 अंकों का होगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016110016। NCERT मतलब जो इसी पाठ में पत्र आपको दिखाया था, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को जो पत्र भेजा है वहां पर पिन कोड ये लिखा हुआ है 110016। तो ये वहां का पिन कोड है। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10
यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। तो पहला अंक आपका ये हो जाता है कि इन्होंने जोन बनाए हुए हैं, जैसे दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ से किसका है। अगले जो अंक है मतलब ये उस जोन में किस क्षेत्र का है। उसके बाद अगले 3 अंक यानी कि 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। तो यहाँ जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं ये पोस्ट ऑफिस का कोड होता है। ठीक है, अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। बिल्कुल ये आपके लिए एक वर्क है। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। प्रमुख जगहों, शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहां कहां मिल सकते हैं ये पता करो। एक छोटा सा क्लू मैं आपको दे देता हूं। पिन कोड आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, वहां से भी आप लिख सकते हैं अपना एरिया का नाम डाल करके। ठीक है, ये पिन कोड की बात रही। अब आगे चलते हैं। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे हैं जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे, क्योंकि पहले राजशाही थी तो उनके पास घुड़सवार हरकारे होते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। क्या होता था, काफी डाक, अधिकतर डाक बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो डाक पहुंचाने वाले को उन डाक की भी रक्षा करनी होती है और काफी तो इतनी कॉन्फिडेंशियल होती हैं कि जो सुरक्षा से जुड़ी होती हैं तो उनको बहुत हिफाजत के साथ पहुंचाना होता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। दुर्गम इलाके वो होते हैं जहां पहुंचना थोड़ा कठिन होता है, जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट, भारत का नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र, वहां थोड़ा पहुंचना कठिन है, पहाड़ी इलाके हैं, तो इसलिए वहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। तो यहाँ कुछ क्षेत्र का नाम दे दिया है, पदम, जंस्कार। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं, जैसे कि ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्हाट्सएप वगैरह। अब यहाँ आसानी से पत्र पहुंचा सकते हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये डाक से संबंधित है। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। तो पत्र पहुंचाना कबूतरों से शुरू हुआ, उसकी कहानी हम आगे इसी पार्ट में पढ़ेंगे, और आज हम पत्र हवाई जहाज से पहुंचाते हैं। जैसे कि सपोज करिए मुझे यदि एक दिल्ली से हैदराबाद के लिए पत्र पहुंचाना हो तो मैं वो पत्र पोस्ट ऑफिस में देकर आऊंगा। पोस्ट ऑफिस से वो इकट्ठा होकर के एक पक्ष में बंद होकर के हवाई अड्डे जाएंगे। हवाई अड्डे से हवाई जहाज में जाकर वो हैदराबाद पहुंच जाएंगे। हैदराबाद से वो संबंधित पोस्ट ऑफिस जाकर के डिस्ट्रीब्यूट जहां जाना होगा वहां पहुंच जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। ग्रहबाज
या हूमर वह प्रजाति है। तो ये नोट कीजिएगा बेटा, गिरहबाज या हूमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हूमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो और वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह रहा उनका पता, नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज 11, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। तो ये आपको पाठ कैसा लगा हमें बिल्कुल आप बताइएगा। और इस पाठ का जो आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी है, यानी कि विषय संवर्धित गतिविधि में, वो यही है, इसी में दिया हुआ है कि आपको एक नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखना है कि आप ये किताब हिंदी के साथ साथ जो हिंदी में चाहते हैं वो हिंदी में लिखें और जो अपनी मातृभाषा में चाहते हैं वो उस भाषा में, जिस भाषा में आप इस पुस्तक को चाहते हैं, बिल्कुल आप उनको पत्र लिख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने पाठ पढ़ा, चलिए अब हम पाठ का सारांश पढ़ लेते हैं। पत्रों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। पत्र जिसके लिए लिखा जा रहा है उस तक उचित समय पर पहुंच जाए, इसके लिए हम उस पर डाक टिकट लगाते हैं और पूरा पता सही सही लिखते हैं। पता लिखते समय सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरुआत करके बड़ी की ओर बढ़ते हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद पिन कोड लिखा जाता है। पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी जल्दी बांटे जा सकते हैं। समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, तब हर कार्य पैदल चलकर आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाते थे। राजा महाराजाओं के पास
घुड़सवार हरकारे होते थे। इन हरकारों को न केवल हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों से डाक की रक्षा भी करनी होती थी। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। आजकल संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन उपलब्ध हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डाक विभाग पत्र, मनी ऑर्डर, ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। तो ये था हमारा पाठ का सारांश। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई सुझाव है तो बिल्कुल कमेंट में दीजिएगा और साथ ही आपका बच्चों के लिए होमवर्क में मैं देना चाहता हूँ कि पाठ से संबंधित कोई प्रश्न यदि आपके मन में है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको आंसर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।